जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु सोम और मैं आप सबका स्वागत करता हूं डेल्टा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में। ठीक है, तो हम लोग ने एक सीरीज़ चलाई हुई थी, ये जो शेरशाह 2.0 करके था। अब 4 सितंबर को आप लोग का एग्ज़ाम है, तो हम लोग पढ़ लिए अब जितना पढ़ना था। ठीक है, तो अब ये जो टाइम है इसमें कोशिश करना कि आप कुछ भी नया ना पढ़ो। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब इसमें क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ जितने लगा सकते हो। और मॉक लगाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ मॉक लगा रहे हो और फिर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करना, एक रजिस्टर ले लो नया, ठीक है, उसमें मॉक के नाम का ही वो रजिस्टर रखो कि जो जो चीज़ें आपको नहीं आती उन चीज़ों को वहाँ पे ऐड ऑन करके अपने नोट्स में उनके फैक्ट्स बनाते चलो। तो आपके पास फिर सोर्स बढ़ जाएंगी कि एक आपके नोट्स हैं जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, उसके अलावा आपका मॉक का रजिस्टर, जो चीज़ आपको नहीं आती है क्वेश्चन में उसको बहुत ही प्रिसाइजली लिखते हुए चलो। ठीक है बेटा, तो आज से हम ये क्वेश्चन सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो आपको एक मिल गई थी और भी अब मिलती रहेंगी, और क्वेश्चंस की आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे से एनालाइज करने की इसको कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को जो नहीं आता होगा उसको आप फैक्ट करके अपने रजिस्टर में नोट करते चलना। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। वाइल वॉचिंग द न्यूज़ यू हेयर अबाउट द टर्म longitude which you had never heard earlier, which of the following is are correct related to the longitude and latitude। अब इसमें कि आप जब न्यूज़ देख रहे हो ये सब सिर्फ बेकार की बात है। इसमें आपसे पूछा गया है लॉन्गिट्यूड के और लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस में देखो, लॉन्गिट्यूड लाइंस रन ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द ग्लोब। अच्छा, लैटिट्यूड नॉर्थ टू साउथ। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ज़रा देखो। वीडियो को पॉज कर लेना, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना और उसके बाद देखना कि आपने करेक्ट किया है या नहीं। ठीक है बेटा, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में ये बता रहा है कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है, जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं ग्लोब में। ठीक है, और लैटिट्यूड का बता रहा है कि जो नॉर्थ से साउथ में जाती है। ये इसने गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये उल्टे स्टेटमेंट हैं। लैटिट्यूड होती हैं क्या, जो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, जो आपकी नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो आपका ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया, ये बी भी गलत हो गया। एक एलिमिनेशन करना सीख लो, एलिमिनेशन टेक्निक अगर सीख जाओगे ना। अब मान लो आपको सिर्फ ये दो ही ऑप्शन पता थे, तो अब से पहले जो आपका क्वेश्चन करने का परसेंटेज था वो 0% था। ठीक है, अब आपने मान लो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो अब आपके चांसेस हो गए 33% क्वेश्चन ठीक करने के। पता आपको 3 चीज़ें अब भी नहीं है। अब इसके बाद अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो अब आपके चांसेस हो गए क्वेश्चन ठीक करने के कितने, 50%। ऐसे करके इसको देखते हुए चलना। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ओनली लॉन्गिट्यूड्स इज मेजर्ड इन डिग्रीज। ये एक्स्ट्रा ज्ञान दिया था मैंने क्लास में। ठीक है, फालतू का ज्ञान नहीं, एक्स्ट्रा ज्ञान। फालतू का तो अलग चीज़ हो गई। एक्स्ट्रा ज्ञान ये था अपना कि ये ना थोड़ा सा ट्रेंड है यूपीएससी का कि एब्सोल्यूट अगर स्टेटमेंट दे देगा, जैसे मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट तो लाइफ में कुछ नहीं है। ऐसे ही जब भी कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देगा ओनली करके, या तो स्टेटमेंट में देगा कि ये चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही होगी, तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर 90% गलत होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि ओनली लॉन्गिट्यूड इज़ मेजर्ड इन डिग्री। ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड भी दोनों ही मेज़र किए जा सकते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन आपका क्या बचा, ऑप्शन आपका सी। लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया। एनालिसिस का मतलब होता है ये कि जैसे मान लो 4 ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शनों को एनालाइज करते चलो कि ये क्या है, ये क्या है। तो वीडियो में अगर मैं पूरा भी ना बता पाऊँ किसी क्वेश्चन का, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बताऊँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो और 3 ऑप्शन हैं इनके क्या आंसर हैं। ठीक है, वो आप इतना काम अपने आप करना। मैं ऐसे करके बताता चलूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं सब बताता चलूँगा। ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सके आपके एग्ज़ाम तक, 4 तारीख तक। तो ऐसा होगा कि आपको ये वीडियो लगभग डेली मिलेगी, जिसमें कुछ 40-50 क्वेश्चन होंगे डेली। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
अब ये पूछ रखा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन आर एंजॉयड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ भाई, एनडीए वालों, क्लास की कुछ याद आई? एनडीए वाले भी, सीडीएस वाले भी, फाउंडेशन वाले भी, कुछ याद आई क्लास की कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा हुआ है ये मॉक में कि इनमें से सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है, और मैंने कैसे समझाई थी तुम लोगों को इन डिटेल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ भी, एग्जाम्पल्स के साथ भी। ठीक है, तो ये तो आपके हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए, पर और बच्चों के लिए बता देता हूँ मैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल मतलब मान लो आपने ओरिजिनल बाइक ली है, तो वो जब आपने शोरूम से ली है उससे पहले भी वो किसी के पास थी क्या? नहीं, वो किसी के पास नहीं थी। तो ओरिजिनली उससे पहले वो किसी के पास नहीं थी, यानी ओरिजिनली वो सिर्फ आपके पास आई है। तो ऐसे ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होते हैं कि जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास आए। ऐसा नहीं है कि गिरते पड़ते आ रहे हैं कोर्ट से करते हुए। ठीक है, जो ओरिजिनली सबसे पहले आपके सुप्रीम कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन आए, केसेस आएंगे, उनको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। और इसमें कैसे कैसे केस आते हैं? इसमें जब सेंटर की स्टेट के साथ कोई लड़ाई होती है, या तो स्टेट की और स्टेट के साथ होती है, या तो स्टेट की दो से ज़्यादा स्टेट्स की सेंटर के खिलाफ लड़ाई होती है, वो सब किस में जाती है? ओरिजिनल में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि जब सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। ये भी बिल्कुल इन डिटेल बताया था मैंने कि जब प्रेसिडेंट सलाह मांगते हैं, किस आर्टिकल के अंडर मांगते हैं, कितने आदमी होने चाहिए बेंच में, ये सब बताया था कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मोटा मोटा इस तरह से मान लो कि दो तरह की अगर ली जाती है ना, एक तो लेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, ठीक है, और एक ये सलाह देंगे फिर यूपीएससी के लिए। एक बाइंडिंग होती है, एक नॉन बाइंडिंग होती है। जब सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तो वो नॉन बाइंडिंग होगी, वो मर्जी है कि प्रेसिडेंट माने या ना माने। लेकिन जब सलाह देगा किस चीज़ के लिए? यूपीएससी के लिए, तो वो फाइनल और बाइंडिंग होती है। ये भी आप लोग को क्लास में बताया था। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन को समझ लो बेटा। देखो, सुप्रीम कोर्ट आप दो तरीके से जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ भी गए, सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ पे भी गए। ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट चले गए डायरेक्टली, ठीक है, आप चले गए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। एक दूसरे तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हो कि पहले आप हायरार्की से जाओगे। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ऑर्डिनेट कोर्ट्स ये सब होती हैं, मुंशिफ कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। ठीक, उसके बाद स्टेट लेवल पे आप हाई कोर्ट में जाओगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो जब आप अपील करते हुए जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। और जब आप डायरेक्टली जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है बेटा, वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, और इसके साथ साथ अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है हमारे पास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हमारे पास डी ऑप्शन होगा, ए भी, बी भी और सी भी, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये तीनों की तीनों पावर हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है हमारे पास, और एडवाइजरी भी है, और अपीलेट भी है। इसी के साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा ज्ञान कुछ देना हो तो एक होता है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब कि अगर आप कहने लगो कि सर मेरे पास एक्सक्लूसिव पेन है इस क्लास में, एक्सक्लूसिव का मतलब कि जो पेन आपके पास है वो पेन किसी और के पास है ही नहीं। मैं बोलने लगूं कि पॉलिटिक्स मेरे पास इस रूम में एक्सक्लूसिव नॉलेज है। एक्सक्लूसिव नॉलेज का मतलब जो नॉलेज मेरे पास है वो किसी और के पास है ही नहीं। ठीक है, तो इसको रिट्स में, जब रिट्स के पर्सपेक्टिव में पूछते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट्स के पास ओरिजिनल तो है जुरिस्डिक्शन लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि रिट्स सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती हैं आपकी और हाई कोर्ट भी कर सकती हैं। तो जो चीज़ दोनों जने कर लें वो तो एक्सक्लूसिव हुआ ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आपको पेपर एनालाइज करते हुए चलना है। सिर्फ मॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप आए, एक ऑप्शन देखो और फिर भूल गए कि था ही क्या। ठीक है, अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं है ना बेटा, तो किसी काम का नहीं है वो पेपर। अब ये देखो, थर्ड, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें कि अब इनको मैच करो कि किससे क्या है, या कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये पूछ रखा है इसमें। एंशिएंट से अगर कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो वो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लेना, साइट देख लेना कहाँ पे है, और जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता एम्पायर देख लेना। ठीक है,
मौर्य देख लेना, ये सब है इसमें। तो इसमें देखो, इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि बर्थ का साइन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, एनलाइटमेंट का क्या है, फर्स्ट सरमोन का क्या था और डिमाइज का क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट का थर्ड। इसमें ऐसे करके देख लेना कि बर्थ का क्या है, फर्स्ट का थर्ड। बर्थ का बुल होता है, बर्थ का बुल होता है, एनलाइटमेंट का बोधी ट्री होता है। तो अगर आपको मान लो सिर्फ एक ही पता है, आपको पता है सिर्फ कि एनलाइटमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आप इसमें देखना कि बोधी ट्री है। ठीक है, तो अब बोध ट्री देखोगे सेकंड पे फर्स्ट कहाँ है, सेकंड पे फर्स्ट कहाँ है, कि एक यहाँ है एक यहाँ है। तो अगर सिर्फ आपने ये ही दोनों देख लिए ना तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बेटा। तो ऐसी भी थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लिया करो। अगर आपको सिर्फ एक, मान लो मेरे को तो सिर्फ यही पता था कि एनलाइटमेंट बोधी ट्री होता है, जब मैंने इसको चेक किया तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। तो सिर्फ एक चीज़ जानने से मेरे को 50% चांस हो गए इस क्वेश्चन को ठीक करने के। ठीक है, इसका ऑप्शन ये बी होगा, जिसमें ए थर्ड यानी ये बुल, ठीक है, बी एनलाइटमेंट यानी बोधी ट्री, सी सेकंड चक्र फर्स्ट सरमोन चक्र, और डिमाइज आपका स्तूपा। ठीक है, ये है इसका, याद रहेगा। तो इस तरह करते हुए चल रहे हैं हम इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं, ये बता दो जरा क्या है ये। चरक संहिता रिलेट्स टू, चरक संहिता क्या है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, या मेडिसिन से रिलेटेड है। एंशिएंट में जब भी क्वेश्चन आएंगे ना इसी तरह से पूछता है कि ये है क्या, या फिर पूछ लेगा कि सिविल सर्वेंट्स को इस पीरियड में क्या बोलते थे, या फिर पूछ लेगा कि अमात्यास को किस पीरियड में अमात्यास बुलाया गया था। ऐसे करके पूछ लेते हैं। ठीक है, पढ़ने के दौरान आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तभी आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो। चरक संहिता क्या होता है, किस चीज़ से रिलेट करता है, पॉलिटिक्स से नहीं, मैथमेटिक्स से नहीं, इकोनॉमिक्स से नहीं, ये मेडिसिन के बारे में बात करता है चरक संहिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्णदेवराय। ये है स्टेट क्राफ्ट का, कुछ पता है स्टेट क्राफ्ट का, कुछ नॉलेज हो कि क्या था क्या नहीं था। स्टेट क्राफ्ट मैकियावेली ने भी लिखी थी और हमारे जो चाणक्य थे उन्होंने भी लिखी थी। स्टेट क्राफ्ट बेसिकली ये होता है कि किस तरह से देश चलाया जाएगा, किस तरह से स्टेट चलाया जाएगा, उसकी बात करता है। चाणक्य ने भी लिखी थी और मैकियावेली ने भी लिखी थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। ठीक है, तो ये स्टेट क्राफ्ट है, इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय, इसका आंसर होगा उस आपका अमुक्ता मलयादा। क्या आंसर होगा, अमुक्ता मलयादा। और किसने लिखी है, कृष्णदेवराय ने लिखी है। ठीक है, तो इससे आपको दो फैक्ट्स मिल गए, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। Which of the following state UT has become the 35th state to implement the one nation one ration card scheme? 35th स्टेट या यूटी इनमें से कौन बना है जिसने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। इस स्कीम के बारे में एक बार देख लेना कि वन नेशन वन रेशन कार्ड का क्या है। ये बेसिकली आपकी उस पर्सपेक्टिव में आई है कि अभी जब माइग्रेशन हुआ था ना, जब कोविड हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वर्कर क्लास को कि उनका जहाँ पे राशन कार्ड है वो सिर्फ वहीं से ही अपना राशन ले सकते हैं। और जब कोविड आया था तो जो पीजेंट क्लास थी, जो वर्कर क्लास थी, वो कहीं और जा नहीं पाई थी, तो वो राशन ले नहीं पाई थी। तो उसके पर्सपेक्टिव में ये जो स्कीम आई थी वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, इसको 35th बनाया इम्प्लीमेंट करने वाला आपका छत्तीसगढ़। ठीक है बेटा, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैंने इसी में इंक्लूड किए हुए हैं। रजिस्टर बनाते हुए चलो, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इसमें से। Which of the following cyclone was formed in the Bay of Bengal on 8th May 2022? इनमें से कौन सा साइक्लोन देखने को मिला था? इनमें से कौन सा साइक्लोन अभी रिसेंटली आया था? नाम पूछ रखा है सीधा सीधा, तो ये आया था आपका कौन सा? साइक्लोन असानी। साइक्लोन असानी आया था कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में।
दो ही जगह साइक्लोन आएंगे, बे ऑफ बंगाल में आएंगे और अरेबियन सी में आएंगे। तो इनको डिस्टिंग्विश करके लिख लेना कि कौन कौन से बे ऑफ बंगाल में आए थे और कौन कौन से अरेबियन सी में आए थे, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान इनमें से क्या था? बॉम्बे प्लान इनमें से क्या था? An initiative taken by British government to improve the socio-economic condition of the cotton peasant। नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ना करा था इन्होंने। और क्या था बॉम्बे प्लान में? अ प्लान मेड बाय द लीडिंग इंडियन इंडस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आउटकम ऑफ ऑल द पार्टी मीटिंग्स हेल्ड इन बॉम्बे टू अपग्रेड द इकोनॉमी स्टेटस ऑफ इंडिया। इकोनॉमी स्टेटस ऑफ इंडिया की बात की थी क्या? इकोनॉमी स्टेटस ऑफ इंडिया की बात की थी क्या? नहीं की थी इसमें भी। और अ प्लान टू मेक बॉम्बे एज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, बिल्कुल भी नहीं, कतई झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये बॉम्बे प्लान था, अ प्लान मेड बाय द लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए आया था। इकोनॉमी से याद आया, 5 ईयर प्लान्स देख लेना कि किस प्लान में क्या क्या है। पूरा वेग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर प्लान में किस चीज़ पे हमने फोकस किया था और सेकेंड ईयर प्लान में हमने किस चीज़ पे फोकस किया था। तो बॉम्बे प्लान किस लिए था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। Gopal Krishna Gokhale in 1911 had introduced a bill in the Imperial Legislative Council for the introduction of the which of the following। इनमें से किस चीज़ के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल जो लाए थे वो, ठीक है। अब ये देखो, इसमें बहुत ही एक इसमें इन्होंने फेमस काम दिए हुए हैं कि ये विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काम किया था क्या? नहीं, विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काम नहीं किया था, ठीक है। सती प्रोहिबिशन के लिए इन्होंने काम किया था क्या? नहीं, इन्होंने नहीं किया था। डिक्लेयर्ड मर्डरिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स के लिए इनके लिए भी नहीं किया था। ये जो ऊपर के दोनों हैं ये तो ईश्वरचंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती के काम थे, ठीक है। और तो फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। फ्री प्राइमरी एजुकेशन से याद रख लेना, नोट्स में सिर्फ इतना बना के लिख लेना, गोपाल कृष्ण गोखले 1911। और किस पे काम किया था? फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया में, ठीक है। और ये ऊपर के भी देखते हुए चलना कि इस पे काम किन्होंने किया था, या ज्योतिबा फुले थे उन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया था, कास्ट सिस्टम के लिए किसने काम किया था, ये सब देखते हुए चलना। हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेडीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि लेडीज एडमिनिस्ट्रेशन में, लेडीज इनमें से किस डायनेस्टी में थी? तो चमानाज में थी? नहीं। चंडेलाज में थी? नहीं। चोलाज में थी? नहीं। चौलक्याज में थी? चालुक्याज में, चालुक्याज में थी, ठीक है। चालुक्याज में क्या था? चालुक्याज में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट था, वुमेन्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखा करती थी। ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सत्यशोधक समाज। अब क्वेश्चन में पूछा है, देखो मॉक को हम और भी अच्छे से एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं कि अब क्वेश्चन में तो सिर्फ हमसे पूछा हुआ है कि सत्यशोधक समाज किस ईयर में बना, ठीक है। तो इसका आंसर 51 नहीं है, 67 नहीं है, 76 नहीं है, 73 है। तो मॉक में तो सिर्फ हमको पता चला इस एक चीज़ का कि सत्यशोधक समाज कब बना था, 1873 में बना था। अब इसमें एडिशनल जानकारी और क्या है कि जब ये बना था ये किसने बनाया था और इसका काम क्या था। तो सत्यशोधक जो समाज था ये ज्योतिबा फुले ने बनाया था। और जिसको ये नाम थोड़ा सा भी पता होगा ज्योतिबा फुले, वो जानता होगा कि इन्होंने किसके लिए काम किया है, इन्होंने कास्ट सिस्टम के लिए काम किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछी हुई थी हमसे सिर्फ एक बात, ये दूसरी बात और ये तीसरी बात हमने एडिशनल इसमें से जान ली, ठीक है। वैसे भी 4 बातें बनाने के लिए 4 चीज़ें तो जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करो तुम लोग। पेपर आ लिया, अब तो मंडी जाओ। Which of the following movement was started with the aim to spread modern Western education amongst the Muslim? Muslims में modern Western education इनमें से किस मूवमेंट से आई थी? ध्यान से सुन लो, इनमें से किस मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट ऐसी थी कि जिससे मुस्लिम्स में मॉडर्न एजुकेशन आई थी? तो इसका आंसर होगा आपका क्या? देवबंद मूवमेंट?
नहीं, खिलाफत मूवमेंट नहीं, खिलाफत का तो इशू का वो टर्की वाला इशू था जिसमें गांधी जी के साथ आई थी, और ये पहली ऐसी मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़े थे। गांधी जी ने ये काम किया था फॉर सीमेंटिंग द यूनिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो ये गांधी ने किया था, ये खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम एक साथ आए थे, और वहाबी भी इससे रिलेटेड नहीं थी, देवबंद भी नहीं थी, ये भी कास्ट से उस कास्टिसिज्म से थी। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, अलीगढ़ मूवमेंट। मुस्लिम्स की पढ़ाई लिखाई के लिए जो मूवमेंट थी वो अलीगढ़ मूवमेंट थी। इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से याद रख लेना, ठीक है, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। तो ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिससे मुस्लिम्स में एजुकेशन आई थी, मॉडर्न एजुकेशन, वो अलीगढ़ मूवमेंट थी, याद रहेगा, अलीगढ़ मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन एंड टू पनिश हु डू नॉट पे। अच्छा जी, कि जो टैक्सेस पे नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। इनमें से कौन से एक्ट ने ये बात की थी, इनमें से कौन से एक्ट ने ये बात की थी कि पनिश और पनिशमेंट दो जो टैक्सेस पे ना करे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 नहीं जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, ये तो एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट था, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट। बेटर गवर्नमेंट भी इसलिए क्योंकि जो पहला विद्रोह हुआ था वो 1857 में हुआ था, उसके बाद कुछ चेंजेस आए थे जो इस एक्ट से आए थे, 1793 आए हैं। आंसर होगा इसका 1813, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका 1813। नेक्स्ट है इसका, हाँ जी, अर्थक्वेक के बारे में कुछ दे रखा है, अर्थक्वेक के बारे में देख रखा है और बता रखा है कि इनमें से बताओ कि ठीक स्टेटमेंट कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है इसमें। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द सिस्मिक फोकस। बिल्कुल सही है जी, ये तो कि जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ से भूकंप आना शुरू होता है, उसको फोकस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। द पॉइंट बिलो द सिस्मिक फोकस इज नोन एज द एपिसेंटर। ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है। एपिसेंटर वो होता है जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पे भूकंप सबसे ज़्यादा जो उसकी वेव्स होती हैं उसको बोलते हैं क्या, एपिसेंटर। तो एपिसेंटर इसके नीचे तो नहीं होता, ये तो गलत हो गया। डेक्कन प्लेट्यू इज इंक्लूडेड इन द हाई डैमेज अर्थक्वेक रिस्क जोन। नहीं जी, हाई में ना आती। डेक्कन प्लेट्यू तो वैसे भी, डेक्कन प्लेट्यू को जब मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, स्टेबल बताया था कि ये तो जैसा था वैसे ही है। तो ये हाई जोन में अगर होता तो अब तक टूट फूट चुका होता। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो चीज़ों को रिलेट करके। और इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन। ये आपने भाई साहब बिल्कुल ठीक बात कही। जरा ढूंढो इसमें से फिर कहाँ है फर्स्ट और फोर्थ, ये रहा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत की जो भूकंप वाली जोन है ना, जो वो 4 सिस्मिक जोन में है। चलो एक्स्ट्रा ज्ञान ये ले लो, एक्स्ट्रा ज्ञान कहता हूँ मैं, अगर किसी ने फालतू का ज्ञान कही तो दही भी तोड़ूंगा, ठीक है। 4 सिस्मिक जोन, 4 सिस्मिक जोन का मतलब है इसमें कि ऐसा नहीं होगा कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ये याद रखना। इसमें जोन 1 एब्सेंट होती है, इसमें जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जो जोन 5 होती है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अर्थक्वेक, ठीक है। तो 4 जोन होती है, लेकिन 1, 2, 3, 4 नहीं होती, 2, 3, 4, 5 होती हैं। ये है आपका एक्स्ट्रा ज्ञान। चलो आगे चलते हैं। टिल मोरेन्स एंड बोल्डर्स क्ले आर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ड्यू टू। हाँ जी, ये बताओ, लैंड फॉर्म्स भी यार हमने इतनी डिटेल में पढ़े क्लास में कि आपका काम सिर्फ इतने से ही चल जाएगा। अगर आपको पता है, एनडीए के बच्चों, सीडीएस के बच्चों, शर्म कर लो अगर ये क्वेश्चन नहीं लगेगा ना। मोरेन्स, ये देखो मोरेन्स, अगर सिर्फ आपको ये याद है कि मोरेन्स कहाँ पे हैं तो ही आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। और हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, हमने तो कि ये जहाँ पे हो रहा है इसके डिपोजिशनल फीचर्स, इसके इरोजनल फीचर्स। मोरेन्स में भी कितने तरह के मोरेन्स होते हैं, 3 तरह के मोरेन्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, कैसे फीचर्स होते हैं, सब कुछ। लेकिन अगर सिर्फ आपको मोरेन्स याद है ना कि ये बर्फ़ में होते हैं, तो इतने से ही हमारा काम हो जाएगा कि ये ग्लेशियल एक्टिविटी में होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसके नोट्स मत बना लियो, तुम्हें तो पढ़ा रखा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मोरल
precepts for the authorities of the states and they have an educative value। DPSP के बारे में ऐसा किसने कहा था, ये पूछ रहा है। तो DPSP क्या होती हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से पार्ट में होती हैं? हमारे पार्ट 4 में होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती हैं? आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक होती हैं। ठीक है। कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, गांधीयन, सोशल और लिबरल। ठीक है, बस इतना ही बताऊंगा इसमें। अब ये कहा किसने था कि इनकी एजुकेटिव वैल्यू है? ये BN राव ने कहा था। BN राव के बारे में भी एक एक्स्ट्रा बात जान लो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। कौन से थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चे सोचते हैं कि भीमराव अम्बेडकर हैं, लेकिन कौन है? BN राव थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विच चाइनीज़ ट्रेवलर इन एंशिएंट इंडिया रोड द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़? इनमें से किसने वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में रिकॉर्ड लिखा था? अब ये देखो, आपके अगर आपको आज की डेट में ये जानना हो कि भाई इंग्लैंड में या USA में किस तरह से डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, क्या तरीका है? लैपटॉप खोलोगे, देखोगे, उसमें वेबसाइट पे जाओगे, उनकी पढ़ोगे। तब ये सुविधाएं नहीं थी, तो तब ये ट्रैवलर्स थे। ये अपने साथ रिकॉर्ड बुक रखते थे। ये जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, वहाँ की मिलिट्री देखते थे, सब कुछ देखते थे और उनका रिकॉर्ड बनाते थे कि यहाँ पे तो इस टाइम में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो वही सब फिर हमारे एज अ सोर्स काम आए हैं। इसका आंसर इत्सिंग नहीं है, फेयान नहीं है, होयसेंग है। ये बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे, इनका नाम होयसेंग है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ट्रैवलर्स के बारे में, और भी देख लेना। ठीक है। The government of India has recently organized a week-long country-wide festival विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते मतलब विज्ञान हर जगह पूजा जाता है, ऐसा ही है शायद। एकदम अभी बताया मेरे को, अभी याद आया, मतलब अभी ऐसा ही लगा मेरे को, बाकी तुम लोग देख लेना। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का मतलब यही होता होगा कि विज्ञान सर्वत्र मतलब हर जगह पूजा जाता है। ये किसका पार्ट था? आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट था। तो इसकी मिनिस्ट्री पूछ रखी है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था ये। ठीक है, ये साइंस एंड टेक से विज्ञान सर्वत्र है, लेकिन इसकी जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थी इसकी। कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थी इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आया था ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हो गए, 19वां क्वेश्चन है कि अभी हम लोगों ने ये कहा है कि हम IIT अपने इंडिया से बाहर भी, अब हमारी IITs जाएंगी। IIT जाएंगी मतलब IITs बनाई जाएंगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इंडिया से बाहर पहली IIT कहाँ बनाई जाएगी? USA में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में नहीं, सऊदी अरब में नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE यहाँ में बनाई जाएंगी। ठीक है, UAE में पहली IIT बनाई जाएगी इंडिया के बाहर, याद रहेगा। विद रेफरेंस टू स्पीसीज कोला, रुक जा, कोला क्या है ये पूछ रखा है इन्होंने कि बताओ जरा कि कोआला क्या है। अ न्यू सब स्पीशी ऑफ द 6 लाइन, ये बटरफ्लाई है? बटरफ्लाई नहीं है, इतना याद रख लो, बटरफ्लाई नहीं है। और ऑटम पैसेज में बर्ड है कोई स्पीशीज? नहीं। लीप हूफर है ये? नहीं। तो ये क्या है? ये एक हर्बीवर है विच इज़ नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या है? बी, कि कोआला क्या है? एक हर्बीवर है। ठीक है, हर्बीवर का कार्निवर तो पता ही होगा, इसको याद रखना। Who was appointed as a new Prime Minister of श्रीलंका? बिल्कुल NDA में बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल नाम या डेट बिल्कुल आसान सी पूछ लेता है। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि श्रीलंका का अभी 2022 में कौन बना है प्राइम मिनिस्टर? महिंद्र राजपक्षा, ये तो पहले वाले थे, ये नहीं। GL पेरियास नहीं। गोटाबाया राजपक्षा नहीं। तो दिनेश, हाँ दिनेश बन गया। हमारे मोहल्ले में एक दिनेश है, मैं तो उससे याद रख लूँगा कि भाई दिनेश तो जो है वो श्रीलंका का PM बन गया। ऐसे करके अगर आपके भी कोई मोहल्ले में दिनेश हो तो ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है, कि भाई दिनेश PM बन गया, कहाँ का? श्रीलंका का।
विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इंक्रीज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में अगर और भी फैक्ट्स मिले ना, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन है, और भी फैक्ट्स मिले तो कर लेना। खैर और भी फैक्ट्स चलो मैं बता दूँ। और कौन सी है ये रिपोर्ट? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये पहली चीज़ तो एनुअली नहीं है ये। अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए ना कि ये वाली जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये हर साल निकाली जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये बाइनरी है, ये 2 साल में एक बार निकाली जाती है। और जब ये इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको कोई ना कोई निकालता भी होगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है अंडर मिनिस्ट्री MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर निकालता है, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान हुआ। अब ये बताओ कि इसके हिसाब से किसने अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ये यूँ नहीं पूछ रहा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो मध्य प्रदेश में है। ये पूछ रहा है कि पिछली बार से अब तक की जो रिपोर्ट आई है उस मीन टाइम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाया किसने है। तो बढ़ाया किसने है? बढ़ाया है आपके आंध्र प्रदेश ने। और अगर पूछता कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर का एरिया कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में, ठीक है बेटा। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? इसमें कि ये कब बनी थी, कौन लेके आया था? जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब बनाई थी। उससे पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। तो इसका चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के। पॉलिटी में है ये, और भी अगर इसके 1-2 फैक्ट जानना चाहो तो देख लेना। The International Olympic Committee has approved to include which of the following among the core sport for the 2028 Summer Games in Los Angeles? इनमें से कौन सा स्पोर्ट ऐड किया गया है आपका, ठीक है, 2028 के लिए? सर्फिंग की गई है ऐड, स्केटबोर्डिंग की गई है ऐड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग की गई है ऐड। तो यानी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा आपका क्या? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही स्पोर्ट्स 2028 के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं। स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन आता है, जरूर देख लेना। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ये मैंने, बिल्कुल प्रिसाइजली पढ़ाया था कि सिर्फ इतना याद रख लेना, अपना काम हो जाएगा 1 लाइनर में ही। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट एट DRDO's एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR फैसिलिटी, ठीक है। तो ये आपका बोइंग AH-74 अपाचे हेलीकॉप्टर, ये तो बहुत पहले आ गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चिनूक ये वो होता है जो वेट लिफ्टिंग वाले, जो उठाने वाले जो होते हैं हेलीकॉप्टर्स, ये नहीं है, ठीक है। MI-24 ये नहीं है। हंसा NG-2 ये है इसका आंसर। क्या है? हंसा NG-2, याद रखना। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर इन IPL। एंड्रू साइमंड्स, वो जिनके होठ वाइट थे, आप लोग ने अगर उस टाइम पे क्रिकेट देखते होंगे तो, खैर उस टाइम से देखते होंगे। एंड्रू साइमंड्स से ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे, ठीक है। और ऐसे करली से हेयर्स और वाइट कलर के जिनके होठ होते थे, वो ऐसा करके याद है मेरे को। तो ये सबसे महंगे ओवरसीज़ प्लेयर थे। IPL की किस ड्यूरेशन में, कौन से ईयर में सबसे महंगे प्लेयर थे ये? 2008 में, 10 में, 12 में या 11 में? ये 2008 में थे सबसे महंगे प्लेयर, ठीक है। 2008 में सबसे महंगे प्लेयर आपके ओवरसीज प्लेयर एंड्रू साइमंड्स थे। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व सोयल दैट आर स्केलेटल एंड calcareous with an alkaline reaction, which one of the following union territory you may have to visit? अब ये इसके कुछ फीचर्स हैं कि ये बताओ कि अगर आप सोयल को देख रहे हो कि थोड़ी सी स्केलेटल है और कैल्सेरियस है विद एल्कलाइन रिएक्शन, तो इनमें से कहाँ है? ये पुडुचेरी में नहीं होगी, अंडमान और निकोबार में नहीं होगी, लक्षद्वीप में नहीं होगी, ये आप फिर लद्दाख में हो। मुस्कुराइए, आप लद्दाख में हैं। तो कैसा है यहाँ पे? स्केलेटल एंड कैल्सेरियस विद एन एल्कलाइन रिएक्शन, ठीक है। इन इंडिया टॉस, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, स्पर्स एंड बेयर रॉकी फॉर्मेशन आर फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से ये जो सारे फीचर्स हैं ये कहाँ पे हैं, आपको ये बताने हैं। ये कहाँ पे हैं? नॉर्दर्न माउंटेन्स में है गए, टॉस, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, स्पर्स,
नॉर्दर्न माउंटेन में तो ना है। नॉर्दर्न माउंटेन आपको याद है, ऊपर वाली जो रेंज थी, वो ऊपर वाली जो रेंज थी यहाँ तक आने से पहले सबसे चोटी वाले वो होते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो ये तो नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्लॉक माउंटेन्स का क्या मतलब, ये नहीं है। कोस्टल प्लेन्स में नहीं, तो ये क्या है आपके, ये हैं आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब पेनिनसुलर प्लेट्यू मैंने क्लास में पूरा पढ़ा रखा है और उनमें से सिर्फ ये 2 3 4 फीचर पूछ रखे हैं, पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ जी, फिर आगे ये ऐसे पर्सन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ये पर्सन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे है। पेन ले लूँ मैं। अ पर्सन हैज विजिटेड अ रीजन इन इंडिया एंड फाउंड ट्रीज सच एज रोजवुड, महागोनी एंड एनी एबोनी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ही शी हैज एक्सपेक्टेड टू विजिट। अब इसमें सीधा सीधा पूछ रखा है आपसे, जब वेजिटेशन के मैंने नोट्स दिए थे ना, उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है फॉरेस्ट की, कि इसका रीजन क्या है, ठीक, रेनफॉल कितनी होती है, कि 100 से 200 सेंटीमीटर कहाँ होती है, 100 से कम कहाँ होती है, 50 से कम कहाँ होती है, और सबसे ही मेन कि यहाँ पे ट्री की स्पीशीज़ कौन सी हैं। तो उन्हीं की बात की गई है कि रोजवुड, महागोनी और एनी इबोनी ये आपको कहाँ मिलते हैं, कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में मिलते हैं, ज़रा याद करो, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन है क्या, ऐसा ही है क्या। और ये कहाँ पे हो सकते हैं, जहाँ पे रेनफॉल 100 से 200 तक भी होती है, 200 सेंटीमीटर तक। तो इतनी जो रेनफॉल होगी वो यहाँ नहीं होगी, ठीक, इधर नहीं होगी। थोड़ी सी भी अगर बेसिक नॉलेज भी अगर लगा लोगे ना, तो ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका क्या, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये जो ट्रीज़ हैं ये आपके इस रीजन में मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू रॉक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉक्स के लिए करेक्ट है। रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा एंड आर नोन एज इग्नियस रॉक। अजी वाह, ठीक कह रहा, चीचा ठीक बोल रहा है एकदम। इग्नियस रॉक होती हैं बिल्कुल ऐसे, सही बोल रहा है एकदम। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया आपका। एसिडिक रॉक डज नॉट कंस्टिट्यूट द सियाल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट को 3 उसमें डिवाइड किया हुआ था ना, हमने देखा था, आप लोग ने देखा तो था ही। उसमें से जो सियाल पोर्शन था, सियाल का मतलब SI का मतलब सिलिकॉन और AL का मतलब एल्यूमिनियम, ऐसे ही नाइफ था NIFE, ठीक है। तो ये इन्होंने इसमें कहा है कि डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द सियाल पोर्शन एसिडिक रॉक, ये तो गलत बात है। नॉट नहीं, ये तो होता है एसिडिक पोर्शन, तो इसमें होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा A, 1 ओनली, ठीक है बेटा। Slow bending, folding, warping and fracturing are indicators of which of the following process। ये बता दो मेरे को भाई कि ये स्लो बेंडिंग जब होती है, फोल्डिंग जब होती है, वार्पिंग जब होती है, फ्रैक्चरिंग जब होती है, ये किस में होती है, ये किस प्रोसेस में होती है। डेन्यूडेशन में होती है, एंडोजेनिक प्रोसेस में होती है, माउंटेन बिल्डिंग में होती है, डायस्ट्रोफिज्म में होती है। कितना उसमें करके बता रखा है मैंने कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस 2 तरह के बताए थे, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। एक्सो और एंडो। एंडो में जो फोर्स इनर लगती है धरती के वो एंडोजेनिक, एक्सो जो आउटर लगती है धरती से वो आउटर होती है, ठीक है। तो इसमें तो ये है नहीं कुछ, तो ये तो नहीं होगा आपका। माउंटेन बिल्डिंग में नहीं होगा, फोल्डिंग तो होगी लेकिन ये फ्रैक्चरिंग वेंडिंग ये नहीं होगा। ये आपका होगा किसमें, डायस्ट्रोफिज्म में। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब मैंने क्या बताया था, क्लास में पढ़ाया था कि डायस्ट्रोफिज्म का क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे अर्थ के सरफेस में चेंज आए उसको डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे अर्थ के सरफेस में चेंज आए, अब अर्थ का सरफेस ऐसा है, डेन्यूड हो गया और ऐसा हो गया, तो ये भी चेंज है, ये भी डायस्ट्रोफिज्म है। अर्थ का सरफेस ऐसा है और ये ऐसा हो गया, माउंटेन बन गया, तो ये भी चेंज आया है, तो भी इसमें डायस्ट्रोफिज्म आएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, डायस्ट्रोफिज्म। अगला क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदरिंग चेंजेस एज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इनमें से कौन सा चेंज करता है। ये तो अगर बेसिक सा भी पता होगा केमिस्ट्री का तो इसका पता चल जाएगा कि केमिकल से होता है, ठीक है। किससे होता है, केमिकल से। A form of solid precipitation consisting of large pellets or sphere of ice balls
अ फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेशन। सॉलिड प्रेसिपिटेशन जब बारिश होती है ना, वो लिक्विड प्रेसिपिटेशन होता है। तो सॉलिड प्रेसिपिटेशन जब होगा कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पैलेट्स और स्फेयर्स ऑफ आइस बॉल्स, आइस बॉल्स जब पड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेल। क्या बोलेंगे, हेल बोलेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लॉन्चेस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड वाली स्कीम थी ना, ऐसे ही ये एक है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। ये किसने लॉन्च किया है, ये आपका साउथ वेस्टर्न ने किया है। किसने किया है लॉन्च, साउथ वेस्टर्न रेलवेज ने। साउथ वेस्टर्न रेलवेज ने क्या लॉन्च किया है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम डिसाइडेड फॉर इंटरनेशनल योगा 2022। जब भी कोई ऐसा डे आएगा उसमें थीम तो हम लोग को याद रखनी ही रखनी है, जलूल जलूल याद रखनी है थीम। तो इसकी क्या थीम है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम है इसकी। इस बार का जो ये था, ये योगा फॉर ह्यूमैनिटी था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नवल स्टाफ। न्यू चीफ नवल स्टाफ का कौन बना है, ये तो याद होना चाहिए आपको। कौन बने हैं आपके, हरि कुमार बने हैं। न्यू चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन बने हैं, हरि कुमार। Congratulations हरि कुमार जी। Corpet is an exercise being carried by the navies of which of the following two nation। मिलिट्री एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन पक्का। मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी पिछले 6 महीने में हुई हैं और जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं उनके साथ हमने की हैं, तीनों की याद रखना, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की। ठीक है। तो ये जो कॉर्पेट है ये किस किस के बीच में है, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। परमानेंट यूनाइटेड नेशन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया गया इनमें से, टी.एस. त्रिमूर्ति को, नहीं। जितेंद्र सिंह, नहीं। डॉक्टर डी.जे. पेंडियन, नहीं। रुचिरा काम्बोज को बनाया गया है। मतलब रियल लाइफ से कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश किया करो कि जैसे मतलब मेरी एक क्लासमेट थी वैशाली काम्बोज, तो मेरे को तो ये उससे याद रहेगी कि भाई काम्बोज है और ये है, तो मेरे को तो उससे याद रहेगी कि यार ओहो वैशाली काम्बोज तो वहाँ पे वो बन गई। तो ऐसे तुम ये याद रखना कि रुचिरा काम्बोज आपकी कौन बनी है, अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली रुचिरा काम्बोज हैं। सैडली वैशाली काम्बोज नहीं है, काम्बोज तो हैं, उससे याद रह जाएगा मतलब। Who among the following has won the men's single Serbia Open 2022? फेमस नाम दिए हुए हैं इसमें जानबूझ के। नोवाक, नहीं। राफेल नडाल, नहीं। रोजर फेडरर, नहीं। एंड्रे रुब्लेव है इसका आंसर। क्या है, एंड्रे रुब्लेव। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, ये तो बेटा याद ही करने पड़ेंगे। याद कैसे होंगे, मल्टीपल रिविजन होंगे। विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज होस्टेड बाय द यूएसए। वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सरसाइज किसको कहा जाता है, वर्ल्ड इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। अब इसमें 2 फैक्ट हैं कि वर्ल्ड की बिगेस्ट एक्सरसाइज और जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है उसको क्या बोलते हैं, कोबरा गोल्ड, नहीं बोलते कोबरा गोल्ड। संवेदना, नहीं बोलते संवेदना। कोरमेंट स्ट्राइक, नहीं बोलते कोरमेंट स्ट्राइक। रिमपैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिमपैक। इसको कौन करता है, यूएस करता है। और कितने कंट्रीज़ हैं इसमें, 9 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं इसको। 40 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, एक वीडियो में। और उसके बाद जो है अगली वीडियो भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। ये वीडियोस डेली आएंगी। आप एक चीज़ देखो, अगर डेली भी आपको 40-40, 50-50 क्वेश्चन मिले और इनमें से अगर आपको फैक्ट्स आप लेते चल रहे हो तो 10 दिन में ही आप लोग के पास 500 फैक्ट्स होंगे। और अगर 15 दिन तक ये वीडियो ही तो 700-750 फैक्ट्स होंगे जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों, इसको अच्छे से एनालिसिस करके और वीडियो को देख के और जो आपको नहीं आते उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के अपनी तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए 4 सितंबर के एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।